सत्येंद्र कुमार सिविल वैरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सिविल ब्रांच के 4th सेमेस्टर के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। इरिगेशन इंजीनियरिंग में हमारा लेसन नंबर 2 चल रहा है। लेसन नंबर 2 का नाम है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। उसका आज ये कुल लेक्चर नंबर 7 है। दोस्तों, लेक्चर नंबर 6 में हमने लेसन नंबर 2 स्टार्ट कर दिया था। उसको हमने उसमें कुछ भाग जाना था। आज दोस्तों लेक्चर नंबर 7 में फसलों के लिए पानी की आवश्यकता, फिर दूसरा टॉपिक जानेंगे मृदा जल, फिर है मृदाओं का वर्गीकरण। दोस्तों, इस वीडियो में हम 3 टॉपिक जानेंगे, फसलों के लिए पानी की आवश्यकता, मृदा जल और मृदाओं का वर्गीकरण। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं फसलों के लिए पानी की आवश्यकता, वाटर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप्स क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। किसी फसल की पानी की आवश्यकता पानी की वह मात्रा है जो फसल को बोने से पकने तक के लिए आवश्यक होती है। पानी की आवश्यकता, फसलों के लिए पानी की आवश्यकता क्या होता है दोस्तों? वह मात्रा है जो फसल को बोने से पकने तक के लिए जो पानी की आवश्यकता होती है, उसे फसलों के लिए पानी की आवश्यकता कहते हैं। सींचे हुए भाग को मीटर में पानी की ऊंचाई को मापते हैं। जो हम सींचते हैं उसके कितनी ऊंचाई तक मापते हैं, उसको हम दोस्तों मीटर में मापते हैं तथा ऊंचाई को डेल्टा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक है फसलों के लिए पानी की आवश्यकता, वाटर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप्स। ये क्या होता है? तो दोस्तों, जो फसल को बोने से पकने तक के लिए आवश्यक होती है पानी, वही फसलों के लिए पानी की आवश्यकता वाटर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप्स कहलाता है। सींचे हुए भाग को मीटर में पानी की ऊंचाई को मापते हैं। किसमें मापते हैं दोस्तों? मीटर में मापते हैं तथा ऊंचाई को डेल्टा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, अब हम दूसरा टॉपिक देखेंगे, हमारा मृदा जल। दोस्तों, हमारा दूसरा टॉपिक है मृदा जल, सॉइल वाटर। मृदा में जल निम्न 3 भागों में पाया जाता है। जो हमारी ये जमीन है, इसमें 3 भागों में हमारा वाटर पाया जाता है। कौन कौन से? पहले है गुरुत्व जल, फिर दूसरा है केशिकीय जल और तीसरा है असंजक बल। कौन कौन से भाग पाए जाते हैं दोस्तों? हमारा गुरुत्व जल पाया जाता है, केशिकीय जल पाया जाता है और असंजक जल पाया जाता है। तो अब इनका हम विस्तार देखते हैं कि मृदा जल किन किन रूपों में पाया जाता है। तो पहला है दोस्तों हमारा गुरुत्व जल। गुरुत्व जल क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। जो पानी मृदा कणों से होकर गुरुत्व बल के कारण बह सकता है, उसे गुरुत्व जल कहते हैं। यह पानी पौधों की सिंचाई के लिए उपयोगी नहीं होता है। गुरुत्व जल किसे कहते हैं? जो पानी मृदा कणों से होकर, मृदा के कण से होकर गुरुत्व बल के कारण बह सकता है, उसे गुरुत्व जल कहते हैं। यह पानी पौधों की सिंचाई के लिए उपयोगी नहीं होता है। फिर दोस्तों, हमारा दूसरा जल है केशिकीय जल, कैपिलरी वाटर। ये क्या होता है, इसको देखते हैं। वह पानी जो आणविक आकर्षक मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के कारण रंध्रों में विद्यमान रहता है, केशिकीय जल कैपिलरी वाटर कहलाता है। यह जल पौधों की सिंचाई के लिए उपयोगी है। यह जल गुरुत्व बल के कारण प्रभावित नहीं होता है। पहला वाला गुरुत्व जल क्या होता है दोस्तों? गुरुत्व जल सिंचाई के लिए उपयोगी नहीं होता है, मगर केशिकीय जल सिंचाई के लिए उपयोगी होता है। देखते हैं केशिकीय जल किसे कहते हैं। वह पानी जो आणविक आकर्षण मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के कारण रंध्रों में विद्यमान रहता है, केशिकीय जल कैपिलरी वाटर कहलाता है। दोस्तों, तो हम 2 जल जान चुके हैं। पहला जाना है गुरुत्व जल, फिर दूसरा केशिकीय जल। पहला गुरुत्व जल फसलों के लिए उपयोगी नहीं होता है सिंचाई करने में, और दूसरा केशिकीय जल फसलों के लिए उपयोगी होता है सिंचाई में। अब हम दोस्तों तीसरा जानेंगे असंजक आर्द्रताग्राही जल। असंजक या आर्द्रताग्राही जल क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। जब भट्ठी में सुखाया हुआ मृदा का नमूना खुले वायुमंडल में रखा जाता है, कोई भी हमें मिट्टी का नमूना ले लें, उसे भट्ठी में सुखाए दें, फिर उसको वायुमंडल में रख दिया जाता है, तो यह वायुमंडल से पानी की कुछ मात्रा को अवशोषित कर लेता है। इस जल को आर्द्रताग्राही जल कहते हैं। आर्द्रताग्राही मतलब नमी वाला जो जल
पानी कहते हैं। यह पानी गुरुत्व अथवा केशिकी क्रिया द्वारा मृदा कणों से अलग नहीं किया जा सकता है। किसके कारण? पानी के गुरुत्व अथवा केशिकी क्रिया द्वारा मृदा कणों से अलग नहीं किया जा सकता है। यह पानी विद्युत रासायनिक बलों के कारण मृदा कणों में संयुक्त रहता है। तो दोस्तों ये थे हमारे मृदा कण। मृदा कण 3 प्रकार के होते हैं। मृदा जल, दोस्तों ये था हमारा मृदा जल। 3 प्रकार के होते हैं, गुरुत्व जल और दूसरा केशिकी जल और तीसरा है असंजक या फिर आर्द्रताग्राही बल। गुरुत्व बल किसे कहते हैं? जो पानी मृदा कणों से होकर गुरुत्व बल के कारण बह सकते हैं उसे गुरुत्व जल कहते हैं। यह पानी पौधों की सिंचाई के लिए उपयोगी नहीं होता। केशिकी जल यह सिंचाई के लिए उपयोगी होता है। असंजक या आर्द्रताग्राही, जब भट्ठी में सुखाया हुआ मृदा का नमूना खुले वायुमंडल में रखा जाता है तो यह वायुमंडल से पानी कुछ मात्रा को अवशोषित कर लेता है। इस जल को आर्द्रताग्राही जल कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों मृदा जल सॉइल वाटर क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम तीसरा टॉपिक जानेंगे, मृदाओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। मृदाओं का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है उसके बारे में जानते हैं। तो मृदाओं को 3 भागों में बांटा गया। पहला है मृदा कणों के माप के अनुसार, फिर है कणों की रचना के आधार पर और कणों की आयु के आधार पर। कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? 3 भागों में बांटा गया। मृदा कणों के माप के अनुसार, पहला है माप के अनुसार, दूसरा है रचना के आधार पर और तीसरा है आयु के आधार पर बांटा गया है दोस्तों। तो देखते हैं कणों के माप के अनुसार कितने बांटा गया है। मटियार मृदा पहला बांटा गया है, मटियार मृदा, दूसरा मटियार दोमट मृदा और फिर तीसरा दोमट मृदा या लोम मृदा, चौथा है दोमट बलुआदार मृदा और पांचवा है बलुआर मृदा और छठवा है ह्यूमस मृदा। ये था दोस्तों कणों के माप के आधार पे। अब देखते हैं कणों की रचना के आधार पर। कणों की रचना के आधार पर जड़ोल मृदा, अवशिष्ट मृदा, काली मिट्टी, खारी या क्षारीय मृदा और कणों की आयु के अनुसार खादर और बांगर बांटा गया है। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं दोस्तों। मृदाओं का वर्गीकरण, मृदाओं का वर्गीकरण 3 भागों में बांटा गया है। पहला है मृदा कणों के माप के अनुसार, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा आयु के आधार पर। तो माप के अनुसार निम्न होते हैं मटियार मृदा, मटियार दोमट मृदा, दोमट मृदा या फिर लोम मृदा, फिर दोमट बलुआर मृदा और फिर बलुआर मृदा और छठा है ह्यूमस मृदा। कणों की रचना के आधार पर जड़ोल मृदा और अवशिष्ट मृदा, काली मिट्टी और खारी या क्षारीय मृदा और कणों की आयु के आधार पर खादर और बांगर होते हैं दोस्तों। तो अब दोस्तों इनका हम विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। दोस्तों अब हम मिट्टी का वर्गीकरण हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। तो अब हम जानते हैं कणों की माप के अनुसार। पहले जानते हैं तो बालू और मृत्तिका की तथा कणों के आधार पर मृदा को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से वर्गीकृत किया गया इनका विस्तार पूर्वक अब जानते हैं। पहला है मटियार मृदा। मटियार सॉइल क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। हम किसके आधार पर बांट रहे हैं दोस्तों? कणों की माप के अनुसार। तो मटियार मृदा को भारी मृदा भी कहा जाता है। पहला हमारा है जो प्रकार मटियार मृदा है। तो मटियार मृदा में क्या होता है दोस्तों? मटियार मृदा को भारी मृदा भी कहा जाता है। मटियार मृदा में चिकनी मिट्टी की मात्रा लगभग 35 से 40% पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा धान व गन्ना की फसलों के लिए उत्तम होती है। दोस्तों हम कणों की माप के अनुसार हम मृदा का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो कणों की माप के अनुसार सबसे पहला हमारा जो भाग है मटियार मृदा। मटियार मृदा क्या होता है? मटियार मृदा को भारी मृदा भी कहा जाता है। मटियार मृदा में चिकनी मिट्टी की मात्रा लगभग 35 से 40% पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा धान व गन्ने की फसलें के लिए उत्तम होती है। दूसरा है दोस्तों मटियार दोमट मिट्टी, मटियार दोमट सॉइल। इस प्रकार में चिकनी मिट्टी की मात्रा मटियार मृदा की अपेक्षाकृत कम होती है। मटियार दोमट मिट्टी में क्या होता है दोस्तों? मटियार चिकनी मिट्टी की मात्रा मटियार मृदा की अपेक्षाकृत कम होती है। मतलब चिकनी मिट्टी की जो मात्रा होती है वो कम होती है और मटियार भूमि ज्यादा होती है। तो हमने 2 भाग जाना, पहला है मटियार मृदा फिर मटियार दोमट मिट्टी। अब हम तीसरा जानेंगे दोमट मृदा या फिर लोम। दोमट या फिर लोमी सॉइल क्या होती है इसके बारे में जानते हैं।
इस प्रकार की मिट्टी में चिकनी मिट्टी की मात्रा 20% तक पाई जाती है। कितने पाई जाती है? 20% तक चिकनी मिट्टी की मात्रा। इस प्रकार की मिट्टी में चिकनी मिट्टी की मात्रा 20% तक पाई जाती है। इसमें गेहूं, मक्का, आलू, चना आदि फसलों का उत्पादन किया जाता है। फिर है चौथा दोमट बलुआ मृदा, डोमट सैंडी सॉइल। इस प्रकार की मिट्टी में चिकनी मिट्टी की मात्रा 10% तक पाई जाती है। इसमें सरसों, ज्वार, बाजरा, मूंगफली आदि फसलों का उत्पादन किया जाता है। और पांचवा है बलुआर मृदा, सैंडी सॉइल। इस प्रकार की मिट्टी में चिकनी मिट्टी की मात्रा 5% से कम तक पाई जाती है। इसमें खरबूजा, तरबूज, मूंगफली आदि फसलों का उत्पादन किया जाता है। और छठा नंबर पे है हुम्स मृदा। यह मृदा जंगलों अथवा पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकता से पाई जाती है। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं दोस्तों। हम कणों की माप के आधार पे मिट्टी का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। कणों की माप के आधार पे हमारा 6 होता है। मटियार मृदा, मटियार दोमट मिट्टी, फिर दोमट मिट्टी या फिर लोम, और चौथा है दोमट बलुआ मृदा, और पांचवा है बलुआर मृदा, और छठवा है हुम्स मृदा। तो ये था दोस्तों कणों की माप के अनुसार मृदा का वर्गीकरण। दोस्तों अब हम जानेंगे कणों की रचना के आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण। तो मृदा के कणों की रचना के आधार पर भारत में पाई जाने वाली मृदा को निम्नलिखित वर्गीकृत करते हैं। अब हम मृदा का वर्गीकरण में हम जानेंगे किसके आधार पे? कणों की रचना के आधार पे। तो दोस्तों पहला है जलोढ़ मृदा, इंग्लिश में कहते हैं एलुवियल सॉइल। वह मृदा जो बाढ़ या बहती हुई नदियों द्वारा मैदानी तक पहुंचाई जाती है उसे हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। इस मृदा में बालू, सिल्ट तथा मृत्तिका पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं। इस प्रकार की मृदाओं में गेहूं, चना, मक्का, ज्वार, गन्ना, धान, दाल आदि उगाया जाता है। इस मृदा को सिंधु गंगा जलोढ़ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों हम कणों की रचना के आधार पे मृदा का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। उसमें सबसे पहला हमारा जलोढ़ मृदा होता है। जलोढ़ मृदा क्या होता है? वह मृदा जो बाढ़ या बहती हुई नदियों द्वारा मैदानों तक पहुंचाई जाती है उसे जलोढ़ मृदा कहते हैं। इस प्रकार में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? गेहूं, चना, मक्का, ज्वार, गन्ना, धान, दाल आदि उगाया जाता है। दोस्तों अब हम दूसरा देखेंगे अवशिष्ट मृदा, रेजिडुअल या फिर रेड सॉइल। इस प्रकार की मृदा का निर्माण लौह व मैग्नीशियम युक्त किससे लौह व मैग्नीशियम युक्त चट्टानों के क्षरण के फलस्वरूप होता है। इस प्रकार की मृदाओं में धान, मक्का, तंबाकू, ज्वार आदि फसल उगाए जाते हैं। इसको लाल मिट्टी भी कहा जाता है। दूसरा है दोस्तों हमारा कणों की रचना के आधार पर मृदा का वर्गीकरण में अवशिष्ट मृदा, इसे लाल मिट्टी भी कहा जाता है। इस प्रकार की मिट्टी में धान, मक्का, तंबाकू, ज्वार आदि फसल उगाए जाते हैं। अब दोस्तों तीसरा है हमारा काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। क्या होता है? कपास की खेती काली मिट्टी में ही की जाती है, इसलिए इस मिट्टी को काली कपासी मिट्टी, ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार की मिट्टी में गन्ना, ज्वार, मूंगफली, मक्का आदि की खेती की जाती है। तीसरा है दोस्तों हमारा काली मिट्टी। काली मिट्टी को क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें कपास की खेती के लिए अधिक उपयोग की जाती है। इसमें कौन कौन सी फसल उगाई जाती है? इसमें गन्ना, ज्वार, मूंगफली, मक्का आदि की खेती की जाती है। और चौथा है खारी या फिर क्षारीय मृदाएं। इस प्रकार के मृदा में अत्यधिक मात्रा में क्षार पाए जाते हैं या खेतों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। क्षारीय जो मृदाएं होती हैं दोस्तों वो खेतों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। और तीसरा और आखिरी पढ़ेंगे मृदाओं के वर्गीकरण में दोस्तों हमारा है आयु के आधार पर मृदा का वर्गीकरण। आयु के आधार पर मृदा का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो आयु के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, खांदर और बांगर। तो जो जलोढ़ मृदा अभी बनी है जो अधिक उत्पादन शक्ति रखती है खादर के नाम से जानी जाती है। बांगर क्या होती है? पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। इस प्रकार की मृदा में कंकड़ आदि मिले रहते हैं। तो दोस्तों आयु के आधार पर मृदा का वर्गीकरण आयु के आधार पर दो प्रकार में किया जाता है। खांदर मतलब जो नई है, बांगर मतलब जो पुरानी जलोढ़ मृदा हो चुकी है। तो दोस्तों हम मृदाओं के वर्गीकरण को 3 भागों में बांटा। पहले हमने रचना के आधार पर, फिर है
उस आयु के आधार पे जाना, फिर कड़ों के माप के आधार पे जाना। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।